So we all know about, we all are having the primary information about soap and detergent. ठीक है, साबुन से कपड़े धुलते हैं, बर्तन धुलते हैं, हमको नहाते हैं, ठीक है. बट व्हाट इज द केमिकल इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट? नॉर्मली जो साबुन होता है वो होता है सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, मतलब ये वन टाइप ऑफ सॉल्ट है वो. ठीक है, डिटर्जेंट भी सॉल्ट है. सोप एंड डिटर्जेंट आर सॉल्ट, बट व्हाट आर दे मेड अप ऑफ? तो एग्जांपल इज, सी द सोप है, उसके दो पार्ट होते हैं. सबसे पहला पार्ट है हाइड्रोकार्बन, CH3 CH2 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 लॉन्ग चेन. ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है. और पीछे आता है फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, साबुन का फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनिल, COONA, जिसको हम बोलेंगे कोना. ठीक है, और डिटर्जेंट में क्या है? सोना, SO3Na. ठीक है, अब COONA को बोलते हैं कार्बोनिल, जैसे OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइल. ठीक है, वैसे COONA को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल. और डिटर्जेंट में है SO3Na, उसको बोलते हैं सल्फोनेट. ठीक है, तो याद रखना साबुन और डिटर्जेंट में डिफरेंस क्या है, कि साबुन में होता है कोना और डिटर्जेंट में होता है सोना. कोना मतलब कार्बोनिल और सोना मतलब सल्फोनिक ग्रुप. ठीक है, तो बाकी का कॉमन है. देखो ये भी हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है. डिफरेंस क्या है कि साबुन मतलब कोना, डिटर्जेंट मतलब सोना. अब आप देख सकते हो कि ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? ऐसे तेल बना के. ठीक है, इसको तेल बना के एक्सप्रेस करेंगे. और आगे का जो फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट है, ठीक है, उसको हम ऐसा हेड बनाएंगे. ठीक है, नॉर्मली केमिकली साबुन और डिटर्जेंट को इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है इन टू पार्ट, नॉन पोलर, मतलब टेल एंड हेड. अब जो टेल है, जो पूंछ आपको दिख रही है, वो ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है. और हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट जो है वो न्यूट्रल है, जीरो चार्ज, न्यूट्रल. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसे आयंस नहीं है, कैट आयंस या एनायंस नहीं है. ठीक है, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन पार्ट. और नॉन पोलर टेल, नॉन पोलर टेल मतलब न्यूट्रल टेल. ठीक है, और जबकि हाइड्रोकार्बन के आगे जो हेड है, हेड में आपको COO-1, ठीक है, मतलब एसीटेट आयन दिखता है. फिर Na+1 सोडियम आयन दिखता है, SO3-1 -2 डिटर्जेंट में. ठीक है, दैट इज सल्फाइट आयन दिखता है. ओके, फिर Na+1 इसमें भी है, तो सोडियम आयन दिखता है. तो मतलब यहाँ पे आयंस है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज है. तो आगे वाला पार्ट क्या हो गया? चार्ज वाला. चार्ज को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? पोलर. ठीक है, तो ये हो गया पोलर पार्ट. और हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है नॉन पोलर. तो साबुन और डिटर्जेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, नॉन पोलर पार्ट एंड पोलर पार्ट. नॉन पोलर पार्ट मतलब हाइड्रोकार्बन का हिस्सा. ठीक है, और पोलर पार्ट का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा. ठीक है, जैसे OH इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल, वैसे ही साबुन का फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनिल, कोना. डिटर्जेंट का है सोना, सल्फोनेट. आया समझ में सबको? यस सर. ठीक है, तो सबसे पहले साबुन और डिटर्जेंट का स्ट्रक्चर पढ़ लो. ठीक है, साबुन और डिटर्जेंट तो आप अलग अलग तरीके के यूज करते हो. आजकल आप लोग डेटॉल ज्यादा यूज कर रहे होगे. ठीक है, लेकिन सबके अंदर आप डेटॉल से नहाओ, लक्स से नहाओ, ठीक है, या पियर साबुन से नहाओ, या डव से नहाओ, लेकिन होते सब सॉल्ट है. ठीक है, होते सब पोटेशियम सॉल्ट है. सबके अंदर पोटेशियम होता है. और जो कपड़े धोने का साबुन होता है, निरमा है, फिर और कौन से होते हैं, नीम है, पता नहीं कौन से होते हैं. ठीक है, व्हील है, ये सब क्या होते हैं? ये सब सोडियम सॉल्ट होते हैं. ठीक है, कपड़े धोने के साबुन में सोडियम सॉल्ट होता है, और नहाने वाला जो साबुन होता है उसमें पोटेशियम सॉल्ट होता है. ठीक है, फिर साबुन वाले तो ऐड करते हैं, हमारे साबुन में चंदन की खुशबू है. ठीक है, फिर दूध सी सफेदी है. तो ये सब वन टाइप ऑफ मार्केटिंग है आपको बेवकूफ बनाने का. बाकी है सब के सब पोटेशियम सॉल्ट. ठीक है सब के सब पोटेशियम, चाहे लक्स साबुन हो, या तो जो मेडिमिक्स साबुन हो, या तो पियर साबुन हो, सब पोटेशियम सॉल्ट से ही बनते हैं. हाँ, फिर वो अलग अलग अपना, कोई ग्लिसरीन डालता है, कोई मतलब मेंथॉल डालता है, अलग अलग फ्लेवर डालते हैं. ठीक है,
सो इन शॉर्ट साबुन और डिटर्जेंट का जनरल स्केलेटल स्ट्रक्चर अगर देखें तो वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, हाइड्रोकार्बन पार्ट एंड फंक्शनल ग्रुप पार्ट। हाइड्रोकार्बन पार्ट इज एक्सप्रेस्ड बाय अ टेल जो न्यूट्रल होती है, इसलिए उसको बोला जाता है नॉन पोलर टेल, जबकि आगे जो फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट होता है उसमें चार्जेस होते हैं, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए उसको बोलते हैं पोलर हेड। सेम थिंग इज द डिटर्जेंट। याद रखना, भूल जाओ तो साबुन कोना, डिटर्जेंट सोना। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप है साबुन और डिटर्जेंट के। अब कपड़े कैसे धुलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कपड़े कैसे धुलते हैं। इस लॉकडाउन में सबने कपड़े, किसी ने बर्तन, किसी ने पोछा, ये सब तो काम सबने किया है, मैंने भी किया है, तुमने भी किया होगा। ठीक है, लॉकडाउन में मम्मी ने थोड़ा बहुत काम तो करवाया ही होगा। ठीक है, तो कपड़े कैसे धुलते हैं, बर्तन कैसे धुलते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हम नॉर्मली ऐसे ऐसे रगड़ के कर डालते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, केमिकली क्या होता है, कि कपड़े कैसे साफ हो जाते हैं और पानी कैसे गंदा हो जाता है, वो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसको बोला जाता है क्लीनिंग इफेक्ट ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, कि साबुन और डिटर्जेंट किस तरह से कपड़े, बर्तन या कोई भी चीज को साफ कर देते हैं। ठीक है, तो लेट अस सी नाउ। अब देखो, मान लो मेरे पास ये एक गंदा कपड़ा है। ठीक है, अब ये जो गंदा कपड़ा है इसमें बहुत सारे दाग है, ये बोर्ड वर्क किया इसके लिए काला हो गया, था पहले गोरा अब हो गया काला। अब हम क्या करेंगे, इसको डिटर्जेंट वाले पानी में डालते हैं, तुम साबुन में भी डाल सकते हो, दोनों एक ही तरह के काम करते हैं, लेकिन डिटर्जेंट जो होता है वो कम क्वांटिटी में अच्छी धुलाई देता है कंपेयर टू सोप। दूसरा, डिटर्जेंट जो होता है वो ज्यादा झाग देता है कंपेयर टू सोप, और उसका रीजन है कि जो पानी से हम मतलब चीजें धोते हैं, या तो वो बोर का पानी होता है या तो म्युनिसिपैलिटी का पानी होता है, और वो पानी होता है हार्ड वाटर, उसके अंदर कैल्शियम सॉल्ट, मैग्नीशियम सॉल्ट भी होते हैं। तो ये कैल्शियम सॉल्ट, मैग्नीशियम सॉल्ट, जिंक सॉल्ट के वजह से जो साबुन है वो कम झाग देता है। अब झाग कम देगा तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, रगड़ना पड़ेगा, ज्यादा साबुन भी लगाना पड़ेगा। लेकिन डिटर्जेंट कंपैरेटिवली टू सोप गिव्स मोर प्रेसिपिटेट, ज्यादा झाग देता है। ठीक है, और इसी वजह से आप डिटर्जेंट से अच्छी तरह से कपड़े धुल पाओगे कंपेयर टू सोप। आपने नोटिस भी किया होगा, जो लोगों ने बर्तन धोए हैं उसने नोटिस भी किया होगा कि बर्तन साबुन से थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, लेकिन पाउडर और लिक्विड से कम एफर्ट में धुलाई हो जाती है। ठीक है, वॉशिंग मशीन वाले भी यही बोलते हैं कि भाई हमारे वॉशिंग मशीन में आप साबुन नहीं डिटर्जेंट लगाओ। ठीक है, क्योंकि उनको भी अपना परफॉर्मेंस बढ़ाना है, कि उनको बताना है कि भाई सैमसंग को बताना है कि मेरी वॉशिंग मशीन से कपड़े बहुत अच्छी तरह से धुलते हैं। इसीलिए सब लोग साबुन की जगह पे डिटर्जेंट पे क्यों फोकस करते हैं, क्योंकि डिटर्जेंट कम क्वांटिटी में अच्छी धुलाई देता है। ठीक है, लेकिन काम दोनों सेम करते हैं, काम दोनों ही सेम करते हैं। तो यहाँ पे जो हम अभी कपड़े और बर्तन धोने वाले हैं थोड़ी देर में, तो मैं डिटर्जेंट से बताऊंगा, लेकिन सोप भी ऐसे ही काम करेगा, लेकिन सोप से बेटर है डिटर्जेंट। ठीक है, अब जो ये है, अब जैसे कि मान लो ये कपड़ा है, ये वही वाला कपड़ा है, इसको मैंने इसको ऐसे मतलब डिटर्जेंट वाले पानी में डाल दिया है। ठीक है, और थोड़ी देर रख दिया इसको, मतलब पानी में निचोड़ दिया है। ठीक है, हम वही बोलते हैं। तो हमने इसको डिटर्जेंट वाले पानी में डाल दिया है। अब होगा क्या, अब आप क्या करोगे, थोड़ी देर उसको रहने दोगे। ठीक है, थोड़ी देर उसको रहने दोगे, जिससे क्या होगी, थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज अपने आप ही अंदर चली जाएगी। और फिर क्या करते हैं, हम कपड़े को निकालते हैं, मम्मी कैसे कपड़े धोती है आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो कैसे फिर क्या करते हैं, कपड़े को निकाल दे और फिर उसके ऊपर ब्रश मारते हैं, और ब्रश मारने से अब होता ये है कि जो ये साबुन है, ये जो है वो डिटर्जेंट है। ठीक है, ये देखो, ये मैंने टोटल कितने डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल, ऐसे 8000 होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 8 बनाए हैं। ठीक है, अब होता ये है कि जो ये डिटर्जेंट का नॉन पोलर पार्ट है, मतलब जो पुछड़ी वाला पार्ट है, ठीक है, तेल वाला पार्ट है, वो हमेशा डर्ट को चिपकता है, अट्रैक्ट होता है, डर्ट की तरफ अट्रैक्ट होता है। और जो पोलर हेड है, यहाँ पे देखो, इसको समझो कि जो नॉन पोलर पार्ट है वो किसको अट्रैक्ट हुआ है, देखो डर्ट को चिपका हुआ है, और जो पोलर हेड है वो किसको चिपका हुआ है, वाटर को चिपका हुआ है। सबको दिख रहा है, नॉन पोलर टेल किसको अट्रैक्ट हो रहा है, एनपीटी,
इधर एन थोड़ा घुस गया, एनपीटी नॉन पोलर टेल किसको अट्रैक्ट है, डर्ट को, और पोलर हेड किसको अट्रैक्ट है, वाटर को। इतना समझ में आया सबको? सर वापस समझाओ ना एक बार। ठीक है, तो नॉन पोलर टेल डर्ट की तरफ अट्रैक्ट है, पोलर हेड वाटर की तरफ अट्रैक्ट है। तो जब भी हम कपड़े को पानी में डालेंगे तो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है। आपका जो डिटर्जेंट है उसका जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है अपने डर्ट को चिपक जाएगा, और जो पोलर पार्ट है फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट वो पानी को चिपक जाएगा। फिर आप क्या करोगे, आप ऐसे ब्रश से फिर कपड़े को बाहर निकालते हैं, मम्मा धोखा मारती है और फिर क्या करती है, ब्रश से यूं ड्रैग करती है। तो जब आप वो ब्रश से ड्रैग करते हो तो क्या होता है, डर्ट यहाँ से सारा डर्ट कहाँ जाता है, यहाँ से सारा डर्ट कहाँ जाता है, टेल में, नॉन पोलर टेल में। नॉन पोलर टेल से कहाँ जाता है, वाटर में, और वाटर से कहाँ, सॉरी पोलर हेड में जाता है, और पोलर हेड से कहाँ जाता है, वाटर। तो देखते ही क्या होता है, जब मम्मी ऐसे ड्रैग करती है, 2-3 बार ऐसे ड्रैग करती है, तो होता क्या है कि सारा कचरा निकलता है और जाता है नॉन पोलर टेल में, सब नॉन पोलर टेल में चले जाता है। ठीक है, फिर नॉन पोलर टेल से कहाँ जाता है, पोलर हेड, और पोलर हेड किसको अट्रैक्टेड है, वाटर पे। यहाँ से सारा कचरा निकल के कहाँ जाता है, पानी में आ जाता है। और देखते देखते क्या होता है, कपड़ा हो जाता है साफ। ठीक है, कपड़ा हो जाता है साफ और पानी हो जाता है गंदा। आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लीनिंग इफेक्ट ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। साबुन और डिटर्जेंट दोनों इसी तरह से काम करते हैं, लेकिन डिटर्जेंट कम क्वांटिटी में ज्यादा सफाई देता है, ज्यादा सफेदी देता है। ठीक है, कंपेयर टू द सोप। ठीक है, और ये जो अरेंजमेंट होता है, ये जो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है पूरा, उसको क्या बोला जाता है, मिसिली बोला जाता है, मिसिली। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड मिसिली। ओके, 1 मिनट के लिए सबको स्टॉप करता हूं। ठीक है, आप देख लो, अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। फिर नेक्स्ट इज आल्डेहाइड। आल्डेहाइड होता है सिंगल बॉन्ड सी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड। और रही बात, देखो 4 वैलेंसी में से एक हाइड्रोजन के साथ है, 2 ऑक्सीजन के साथ है, और जो चौथी है वो या तो हाइड्रोकार्बन के साथ है या तो हाइड्रोजन के साथ है। मतलब हाइड्रोजन में यहाँ पे स्पेशल केस है, स्पेशल केस में H है। ठीक है, दैट इज हाइड्रोजन, दिस इज एल्डिहाइड। अच्छा, इसको सिंपल फॉर्म में लिखना हो तो ऐसा भी लिख सकते हो, R और H सिंगल बॉन्ड CHO। अब जो CHO है ये आप COH भी नहीं लिख सकते, HOC भी नहीं लिख सकते, ये हमको कंपल्सरीली CHO ही लिखना पड़ेगा। जैसे अल्कोहल की पहचान OH होती है, अल्कोहल की पहचान OH होती है, वैसे एल्डिहाइड की पहचान CHO होता है। कभी भी COH मत लिख देना, HOC भी मत लिखना, गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, एल्डिहाइड होता है सिंगल बॉन्ड CHO, और अगर अंदर की बात करें तो अंदर में कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्डेड है और कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं एक एक मेंबर की। तो सबसे पहले हम अल्किन लेते हैं। ठीक है, फिर नेम ऑफ अल्किन करते हैं, और फिर उसका कॉरेस्पॉन्डिंगली एल्डिहाइड लेते हैं, एल्डिहाइड, और लास्ट में उसका नेम लिखेंगे। ठीक है, तो अल्केन, नेम ऑफ अल्केन एल्डिहाइड एंड नेम ऑफ एल्डिहाइड। अब देखो अल्केन, अल्केन में सबसे पहला मेंबर कौन होता है, सबसे पहला मेंबर अल्केन का एक कार्बन वाला कौन होता है, मीथेन। मीथेन। तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4। ठीक है, तो नाम हो जाता है मीथेन। हम मीथेन को हम ऐसे भी तो लिखते हैं CH4, मीथेन को लिखते हैं CH4। ओके, अब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में देखो इतना तो फिक्स ही है कि C ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और H फिक्स है। अब पहला मेंबर मीथेन में से मीथेन आल कैसे बनता है। ठीक है, पहला मेंबर एल्डिहाइड का कौन है,
मीथेनाल है। मीथेन में से मीथेनाल कैसे बनता है अब वो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर मैं एक यहाँ पे आर लेता हूँ, आर मतलब मिनिमम एक कार्बन लेता हूँ तो 2 कार्बन हो जाएंगे, तो फिर इथेनॉल बन जाएगा। तो मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, स्पेशल केस में मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, H लेना पड़ेगा, H। ठीक है, क्योंकि इधर भी कार्बन लूंगा तो 2 हो जाएंगे, तो एक H लेते हैं। तो अब देखो अब क्या, अब कितने कार्बन दिख रहे हैं तुमको, 1 कार्बन। एक ही कार्बन दिख रहा है। ठीक है, तो एक कार्बन वाले को क्या बोलेंगे, मीथेन आल। ठीक है, और अगर आपको लिखना हो तो सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, HCHO। ये देखो ये उसका स्केलेटन स्ट्रक्चर है। स्केलेटन स्ट्रक्चर मतलब आपको पता चलेगा कि भाई इसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड है और 2 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्डेड है। लेकिन अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला में इंटरेस्ट है तो क्या लिखोगे, HCHO। ठीक है, ये भी मिथेनॉल ही है, ये भी मिथेनॉल है, ये उसका स्केलेटन स्ट्रक्चर है, ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब बात करते हैं इथेन से कैसे बनता है इथेनॉल। ठीक है, इथेन से कैसे बनता है इथेनॉल। तो इथेन में कितने कार्बन होते हैं, 2 होते हैं। यस सर। तो कार्बन की वैलेंसी तो होती है 4, तो उसको बोलते हैं इथेन। अगर आप काउंट करो तो क्या हो जाएगा, C2H6, C2H6। अब एल्डिहाइड में देखो इतना तो फिक्स ही है, अब 2 कार्बन चाहिए, 2 कार्बन। एक तो पहले से ही है, फंक्शनल ग्रुप के अंदर ही पहले से कार्बन मौजूद है, पहले एक तो वो पक्का है, फिक्स ही है, दूसरा हमको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे H की जगह क्या लगा देंगे, H या R, मतलब कि R का मतलब तो आपको पता ही है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन लगा देते हैं, मतलब एक इधर कार्बन लगा देते हैं और इस कार्बन की वैलेंसी भी 4 होगी। देखो ये बीच वाले की तो पद गई, एक इधर हो गया, 2 3 4, इसकी तो पद गई, इसकी 4 है, तो 1 2 3 4। अब इधर सब जगह पे H लगा देते हैं, तो ये हो गया हाइड्रोकार्बन, ये R हो गया, इधर हाइड्रोकार्बन हो गया CH3। ठीक है, तो अब इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इथेन आल। अच्छा, अगर आपको ऐसे फॉर्म में लिखना है तो ये लिख दो CH3, ये CH3, और इसको तो पूरा लिखना पड़ेगा तो CHO। तो आप इथेनॉल को CH3 CHO के फॉर्म में भी लिख सकते हो। फिर आता है प्रोपेन, जिसमें 3 कार्बन एटम होते हैं। ठीक है, 3 कार्बन एटम, इसका नाम है प्रोपेन। प्रोपेन, अब कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो सब जगह पे हाइड्रोजन लगा देते हैं। ठीक है, तो आप काउंट करोगे तो C3H8 हो जाएगा। अब प्रोपेन में से प्रोपेनॉल कैसे बनता है, तो भाई देखो इतना तो फिक्स ही है, C डबल बॉन्ड O और इधर H। टोटल 3 कार्बन चाहिए, तो एक इधर लगाया, दूसरा तीसरा, 3 कार्बन हो गए। ठीक है, तुम्हारी इच्छा हो तो एक कार्बन ऊपर भी लगा सकते थे, मेरे पास ऊपर जगह नहीं है तो मैंने लेफ्ट में लगाया। इस कार्बन की एक वैलेंसी में हमको और 2 कार्बन लगाने पड़ेंगे। अब कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब लिख दो H H H H H, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 वाले क्या बोलते हैं, प्रोपेन आर। और कैसे लिखेंगे, 2 तरीके से लिख सकते हैं, एक तो ऐसा CH3, ये देखो ये CH3, फिर ये CH2 और ये CHO। और दूसरा तरीका क्या है पता है, कि टोटल कार्बन काउंट कर लो कितने हैं, ये वाला तो काउंट नहीं कर सकते, लेकिन आगे कितने, C2 हाइड्रोजन कितने हैं, H3 और 2 5, C2H5 CHO। CHO को तो अलग कर ही नहीं सकते, CHO तो उसकी आइडेंटिटी है, पहचान है, पहचान को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपकी इच्छा हो तो स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाओ या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, 2 तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, कभी भी फंक्शनल ग्रुप को नहीं छेड़ने का, पहचान को नहीं छोड़ने का। ठीक है, बाकी तुम कुछ भी छेड़ना है छेड़ो, कोई टेंशन नहीं। आया समझे सबको, कैसे मीथेन में से मीथेनॉल बनता है? सर हम वो कार्बन क्यों गिनते नहीं है? वो कार्बन, ठीक है, तो यहाँ पे चौथी वैलेंसी में H आ सकता है, स्पेशल केस में एल्डिहाइड की तरह, और R भी आ सकता है। और अगर आपको ऐसा स्केलेटल स्ट्रक्चर ना लिखना हो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि RH COOH। ठीक है, COOH। ओके, ये COOH। ठीक है, और R का मतलब आप जानते ही हो, हाइड्रोकार्बन पार्ट।
अब नेम ऑफ अल्केन, अल्केन, अब यहाँ पे आएगा नेम ऑफ सॉरी यहाँ पे आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। सर आप स्क्रीनशॉट भेजोगे ना? हाँ भेजूंगा ना भाई, नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, स्क्रीनशॉट भी भेजूंगा और रिकॉर्डिंग भी रख दूंगा, टेंशन मत लो। अब देखो, ओके अब मीथेन में से कैसे बनती है मिथेनोइक एसिड, ठीक है। तो उसके लिए पहले इतना तो फिक्स ही है, C डबल बॉन्ड O और OH। अब मीथेन मतलब एक कार्बन वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, तो मैं अगर यहाँ पे एक और C लेता हूँ, R की जगह एक कार्बन लगाता हूँ, तो दो हो जाएगा, तो इथेनोइक एसिड बन जाएगा। इसीलिए मुझे वो स्पेशल केस यूज करना पड़ेगा, दैट इज H, ठीक है। तो ये हो गई आपकी मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। और अगर आपको लिखना हो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो HCOOH, ठीक है, HCOOH। ये COOH उसकी पहचान है, उसको अलग नहीं कर सकते, CO2H नहीं लिख सकते, ठीक है, CO2H नहीं लिख सकते, COOH लिखना पड़ेगा पूरा। अब वैसे ही इथेन में से कैसे बनता है इथेनोइक एसिड, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, इधर OH है, इतना तो फिक्स ही है। अब टोटल इथेन में होते हैं दो कार्बन, तो एक तो पहले से ही एक मैं और लगा देता हूँ, क्योंकि आगे H की जगह पे R भी आ सकता है, R मतलब हाइड्रोकार्बन, तो मैं एक कार्बन लगा देता हूँ और उसकी वैलेंसी से हाइड्रोजन भी आ जाएगा। और कार्बन की वैलेंसी 4, तो 1 2 3 4, ऊपर जगह नहीं थी, नीचे लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इथेनोइक एसिड, ठीक है, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, CH3 COOH। इथेनोइक एसिड को, इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। वैसे ही मिथेनोइक एसिड का यस कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड, इसका नाम भी सुना होगा। नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, एक्चुअली ये टॉपिक आगे आता है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको उड़ा दिया है, तो हम नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। तीसरी और आखिरी हम बनाते हैं प्रोपेन में से प्रोपेनोइक एसिड, तो C डबल बॉन्ड O, इधर OH। अब 3 कार्बन होते हैं, तो एक तो ऑलरेडी है, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब जगह लगाएंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो क्या हो जाएगा, 3 कार्बन, जिसको हम बोलेंगे प्रोपेनोइक एसिड। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, CH3 लिख सकते हैं, CH2 COOH। और अगर आजाइड में जैसे बताया था, ये भी कार्बन काउंट कर लो, कार्बन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 5, तो COOH, C2H5 COOH। तो इस तरह से आपको ब्यूटेनोइक एसिड भी बनाने आ जाएगी, पेंटेनोइक भी आ जाएगी ना, ब्यूटेनोइक पेंटेनोइक तो बन जाएगा ना। अगर ब्यूटेनोइक बनानी है तो यहाँ पे 3 कार्बन लगा देना, तो 3 और 1 4 हो जाएंगे। पेंटेनोइक बनाना है तो 4 लगा देना, तो 4 और 1 5 हो जाएंगे। आया समझ में सबको? Yes, sir. यस सर, यस। Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज कीटोन, लास्ट फंक्शनल ग्रुप कीटोन। कीटोन में क्या है पता है, कीटोन एकदम अलग है, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, एसिड और अल्डेहाइड की तरह। लेकिन बोला है कि कंपलसरी इधर भी एक कार्बन लगेगा, मिनिमम इधर भी एक लगेगा। तो एक को नाम दे देते आर और दूसरे को नाम दे देते आर डैश। और अगर आपको सिंपल लिखना हो तो ऐसा हो जाएगा आर CO आर डैश, ठीक है, RCO आर डैश, सिंगल बॉन्ड ना लगाओ तो चले। और R एंड आर डैश का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन पार्ट, हाइड्रोकार्बन पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं अल्केन, फिर नेम ऑफ अल्केन, कीटोन, नेम ऑफ, ठीक है। अब अल्केन में देखो,
यहाँ पे गिनती जो है वो 1 से शुरू नहीं हो सकती, मतलब मीथेन में से मीथेनॉल नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि खाली सोचो कि मैं एक कार्बन इधर लगाऊं, सिर्फ एक ही कार्बन लगाऊं, इधर हाइड्रोजन वाइड्रोजन वाला कोई स्पेशल केस नहीं है। अगर मैं एक कार्बन भी इधर लगाता हूं, एक कार्बन इधर लगाता हूं, तो 1 2 3 हो जाएंगे। मतलब गिनती की शुरुआत होगी प्रोपेन से। ना मीथेन से मीथेनॉल बन सकता है, ना इथेन से इथेनॉल बन सकता है। बन सकता है तो प्रोपेन से प्रोपेनॉल, ब्यूटेन से ब्यूटेनॉल, फिर सब बन सकता है, लेकिन मीथेन से मीथेनॉल नहीं बन सकता। सबको ये बात समझ में आई? मीथेन से मीथेनॉल क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि मेरे को एक इधर 2 कार्बन तो लगाने ही पड़ेंगे, और तीसरा ऑलरेडी फंक्शनल ग्रुप में है। इसीलिए मीथेन से मीथेनॉल या इथेन से इथेनॉल नहीं बन सकता। आया समझ में सबको? Yes, sir. ठीक है, तो चलो Yes, मैं sir. शुरुआत करूं। है यस के नो? Yes, sir. Yes. ओके, Yes, तो हम yes, yes. प्रोपेन से शुरू करते हैं। प्रोपेन से तो पहला 3 कार्बन वाला होता है प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन को तो आप सब जानते ही हो, बहुत बार बना चुके हम प्रोपेन को। ठीक है, दिस इज प्रोपेन, और काउंट कर लो तो क्या हो जाएगा, C3H8, C3H8। अब प्रोपेन ऑन कैसे बनता है? तो देखो इतना तो फिक्स ही है, एक कार्बन में नीचे लगाता हूँ, एक कार्बन ऊपर लगाता हूँ, लगा सकता हूँ लेकिन जगह नहीं है मेरे पास, तो मैं इधर लगा देता हूँ। एक कार्बन नीचे, एक कार्बन लेफ्ट में लगा दिया। अब कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब जगह पे मैं H लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये बन जाता है प्रोपेन ऑन। और अगर आपको ये ऐसा स्केलेटल स्ट्रक्चर नहीं बना है, तो ऊपर कितने कार्बन है? 3, CH3, सॉरी 3 हाइड्रोजन, तो CH3, फिर CO, और फिर नीचे CH3। इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, CH3 CO CH3। ठीक है, अब वैसे ही अब मैं ब्यूटेन से बनाने वाला हूं ब्यूटेनॉल। अब मैं ब्यूटेन से ब्यूटेनॉल बनाऊंगा। ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं? 4 इसकी होते भी हैं। कोई 4, ठीक है? ब्यूटेन में 4 तो होते इसमें भी हैं। कोई आइडेंटिटी नहीं होती ना किसी? नहीं, अल्केन में कोई आइडेंटिटी नहीं है, अल्केन हाइड्रोकार्बन में कोई आइडेंटिटी नहीं है। ब्यूटेन 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 4 3 4 3 4, तो काउंट करके देख लो। ब्यूटेन होता है C4H10। ठीक है, अब मुझे ब्यूटेनॉन बनाना है, तो मैं देखो इतना तो फिक्स ही है, C डबल बॉन्ड O। अब मुझे 4 कार्बन चाहिए। ठीक है, तो मैं नीचे क्या करता हूँ, 1 लगाता हूँ, और ऊपर जो है वो 2 लगा देता हूँ, तो 4 हो जाएंगे। तुम्हारी इच्छा हो तो ऊपर 1 लगाओ, नीचे 2 लगाओ। मेरे पास जगह थोड़ी कम पड़ रही है, बोर्ड भर जाएगा थोड़ी देर में, इसके लिए मैंने ऊपर लगा दिया। ठीक है, अब ये कार्बन की वैलेंसी तो 4 खत्म हो गई, 1 2 3 4। अब इसकी कितनी? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, H H H H H H H H। तो ये बन गया भाई ब्यूटेन से ब्यूटेन ऑन। अब लिखते जाओ लिखते जाओ, क्या लिखोगे? पहले आएगा CH3, ठीक है, पहले CH3, फिर क्या आएगा? CH2, फिर क्या आएगा? CO, फिर क्या आएगा? CH3। और ये भी ना लिखना हो तो क्या आएगा? देखो आगे CO के आगे कितना कार्बन है? 2, हाइड्रोजन कितना है? 5, तो C2H5, फिर आएगा CO, और फिर आएगा CH3। वैसे ही पेंटेन से बनाने वाले हैं पेंटेन ऑन। पेंटेन से कितना टाइम बच रहा है? लेस देन 1 मिनट, तो बना सब लोग 1 वापस से ज्वाइन मिनट। हो जाए। ठीक है, पेंटेन से बनाने वाले हैं पेंटेन ऑन। 1 2 3 4 5। ओके, तो पेंटेन से पेंटेन ऑन बना दे। पेंटेन में कितने कार्बन है? 5, और जरा काउंट करो हाइड्रोजन कितने हैं? कितने हैं बताओ? C5H12, 5। C5H12। अब पेंटेनॉन कैसे बनेगा? तो देखो इतना तो फिक्स ही है, कार्बन डबल बॉन्ड O फिक्स है। मैं क्या करता हूँ, नीचे थोड़ा जगह नीचे दिख रहा है, तो एक नीचे 2 ले लेता हूँ। ठीक है, और इधर भी 2 ले लेता हूँ, तो 2 3 4 5 हो जाएंगे।
कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो सब देखो लिखते जाते इधर। तुमको 5 बनाने हैं कार्बन, तो तुम चाहो तो ऊपर भी 4 ले सकते हो, ऊपर 3 ले सकते हो, एक 4 इधर और नीचे 1 ले सकते हो, ठीक है, तुम्हारे ऊपर है। अब काउंट इसको बोलेगे पेंटेनॉन, ये है आपका पेंटेनॉन। अब देखो क्या दिख रहा है, पहले लिखते हैं ऊपर से CH3, फिर क्या आया CH2, फिर क्या आया CO, फिर नीचे क्या आया CH2 और फिर नीचे क्या आया CH3। अगर आपको इस फॉर्म में नहीं लिखना है तो आगे काउंट कर लो, कार्बन 2 है C2H5, फिर CO C2H5, ठीक है, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। आया समझ में सबको? यस सर। Yes, sir. तो हियर वी कंप्लीट विद द चैप्टर। बाकी का जो चैप्टर बाकी है दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम आवर सिलेबस।